सोचे थे आज जो हम लोग पहले करा चुके हैं, आज जिस विषय पर हम सबसे पहली चर्चा करेंगे और बड़ी इन डेप्थ में चर्चा करेंगे, जनसांख्यिकीय लाभांश के ऊपर, जिस पर आप ये मान के चलो कि हर वर्ष, इनफैक्ट 2023 में तो 2 क्वेश्चन आ गए हैं। दोनों क्वेश्चन का मैं आपको फॉर्मेट कराने जा रहा हूं। जनसांख्यिकीय लाभांश भारतीय अर्थव्यवस्था का पसंदीदा स्थान। इसका अर्थ है कि अगर आप इंडिया की जीडीपी को बड़ा करना चाहते हैं, एक दूसरा, अगर आप रोजगार सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, जिसे हम, जो संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा है, उसकी संख्या भारत में संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा है, इसको अगर हम स्किल के साथ जोड़ सकें तो स्वाभाविक रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। इस विषय पर एक हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। आप याद कीजिए, अक्सर एक प्रश्न का जिक्र मैं करता हूं, हालांकि उस प्रश्न को आज मैंने लिखा नहीं है और काफी पहले आया भी था 2014 में, लेकिन है बड़ा ही रेलिवेंट। इतना रेलिवेंट है कि क्या ही बताया जाए। यद्यपि हम जनसांख्यिकीय के प्रश्न के जो बोल होते हैं कि यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। अब विचार कीजिए, जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं या मित्रों, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी कार्य करने योग्य युवा आबादी हमारे यहां संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा। पर वो जो युवा आबादी है, उस 100 में से अगर टोटल हम युवा आबादी को 100 मान लें, यानी जो कार्यशील आबादी, माफी चाहूंगा, युवा आबादी मतलब जो कार्यशील आबादी है, उसमें 15 से 64 वर्ष तक के उम्र वालों को लिया जाता है। कहीं कहीं आंकड़ा 15 से, यानी 15 to 59 या कहीं कहीं 15 to 64 आ जाता है। उसके साथ क्या क्या समस्याएं जुड़ी हुई, जिस पर यूपीएससी ने हर एक वर्ष, जब से 2013 के बाद से ट्रेंड बदला है, लगातार प्रश्न पूछा। ये विषय आपको कराऊंगा और इसके साथ कई निबंध भी इसके साथ जोड़ूंगा, और बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे पूंजी प्रधान उद्योगों की आवश्यकता क्यों है, पूंजी प्रधान उद्योग और श्रम प्रधान उद्योग, यानी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आज भारत को किसकी आवश्यकता है? स्वाभाविक है दोनों की है, लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हम इस जो जनसांख्यिकीय लाभांश, इसको खपा कहां पाएंगे? एक विषय यह चर्चा करेंगे। इसके साथ इसमें एक विषय और जुड़ा हुआ है कि सेवा क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण, यानी इंडिया की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का बड़ा रोल होने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो समस्या ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी बढ़ नहीं पाई, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक्स्ट्रा लेबर को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो एक गहरा विषय जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद आज हम आएंगे, भारत में लॉजिस्टिक उद्योग कैसी स्थिति में है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पर बात करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब एक कमेंट करिए तुरंत कि भारत में लॉजिस्टिक को कब इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया। यानी जब 2013 का सिलेबस आपके सामने आया यूपीएससी का, तो आप अगर आज भी उस सिलेबस को ओपन करके देखेंगे तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना पर जो सिलेबस है, उसमें सड़क है, ऊर्जा है, परिवहन है, रेलवे है, विमानपत्तन है, सब कुछ है, बट लॉजिस्टिक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तब तक लॉजिस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा नहीं दिया गया। आप सबसे प्रश्न है कि किस वर्ष लॉजिस्टिक का दर्जा दिया गया? याद है तो कमेंट करिएगा। एक चीज। दूसरा, आज इसी लॉजिस्टिक पर एक डेटा आया हुआ है, उस डेटा में हम पढ़ने जा रहे हैं कि लॉजिस्टिक में आज हमारे सामने यानी क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम बेहतर कर रहे हैं, और इंडिया की जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है जो 2021 में आई, उसमें क्या संभावनाएं हैं कि वह बेहतर ढंग से इंडिया में लॉजिस्टिक की समस्या का समाधान करके और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करके इंडिया की जीडीपी को बड़ा करेंगे। इस विषय पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इंडिया की लॉजिस्टिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, आधारभूत संरचना लॉजिस्टिक प्लस जीएस पेपर 1 यानी जीएस पेपर 3 यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंधन। तो ये यानी आज आपके साथ चर्चा। इसके बाद भारत के सेमीकंडक्टर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत के सामने क्या चैलेंज है। चैलेंज यही कि हम ताइवान से, सिंगापुर से, हांगकांग से, थाईलैंड से 100% इंपोर्ट पर निर्भर हैं। किसी भी प्रकार का जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन आपको मोबाइल फोन चलाने नहीं देगा। आई होप समझ गए कि आपका स्मार्टफोन में चिप लगता है, वही है सेमीकंडक्टर चिप। तो आज पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही, खासकर इंडिया जो डिजिटल, सोचिए इंडिया के सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है। इंडिया डिजिटल इंडिया पर फोकस करता है। आदरणीय मोदी जी हमेशा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया का जो रॉ मटेरियल, जो फैक्टर है, उसके 100% इंपोर्ट पर हम आज डिपेंड है। अगर जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन यानी किसी भी प्रकार से युद्ध वगैरह की संभावना हुई तो आप कहां जाएंगे? आप स्वयं विचार कीजिए। तो भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही सबसे ज्यादा है और राजनीति ही चर्चा का सबसे ज्यादा विषय होती है, वो कहीं पर भी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, घर परिवार समाज, एवरीवेयर ओनली केवल डिस्कशन का जो विषय है वो है राजनीति, राजनीति, राजनीति। जबकि समय क्या है?
सेमीकंडक्टर पर नई पीढ़ी को समझाया जाए, देन वो सेमीकंडक्टर पर लोगों से प्रश्न पूछ सके कि हम सेमीकंडक्टर फैब, यानी सभी जनप्रतिनिधियों से वो अपने अपने पूछ सके कि सेमीकंडक्टर की जो फैब या जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं सेमीकंडक्टर फैब, उसके लिए यानी आप कितनी फैक्ट्रियां कहां लगा रहे हैं, हर एक राजनीतिक दल से पूछा जा सके। हमें 10,000 रुपए खाते में चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि 10,000 रुपए खाते में आने के बाद भी महंगाई इतनी बढ़ेगी, इनकम इनक्वलिटी इतनी बढ़ेगी कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से सेमीकंडक्टर वगैरह विषय बड़े अच्छे विषय हैं और इसको लिखना है। जो मैंने बोला है, जैसे आपसे पूछा है कि भारत में लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, पूछा हुआ आईएएस में, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी में आप जब लिखेंगे तो आप किसके किसके बारे में लिखेंगे? ऑब्वियसली 3 पिलर्स सबसे इंपॉर्टेंट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, लेकिन सबसे बड़ा पिलर है जनता। तो आपको जनमत, और जनमत कैसे बनता है, जनमत किन विषयों पर बन रहा है, यह भी याद रखिएगा। जनमत किन विषयों पर, क्या केवल थॉरोली राजनीतिक विषयों पर ही बन रहा है? क्या जनमत इंडियन डेमोक्रेसी में केवल जाति पर बन रहा है? क्या डेमोक्रेसी में जनमत केवल कुछ एक मुद्दों पर, धर्म पर बन रहा है? या जनमत सेमीकंडक्टर पर, या जनमत लॉजिस्टिक्स पर? आज हम कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, पॉइंट को फिर पकड़िएगा, इलेक्ट्रिक बिल, आज हम कह रहे हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, और उसके बाद हम तेल पर, जो हमारा तेल इंपोर्ट पर जो हमारी जो निर्भरता, उसको हम नियंत्रित कर देंगे, उसको हम संतुलित कर लेंगे, और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। बिल्कुल सही बात नहीं है। आप आज तेल और गैस खरीद करके विदेशों से, चाहे रशिया से ले, चाहे मिडिल ईस्ट के देशों से ले, आप अपना फॉरेक्स रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां चुका रहे हैं। यही स्थिति आप फिर करेंगे जब आपको सोलर पैनल के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी उनको बनाने की जो सामग्री होती है, जब आप चाइना से लेंगे। इसी प्रकार से आप 100% सेमीकंडक्टर चिप्स और इस प्रकार के इक्विपमेंट, जो स्मार्टफोन, जो कंप्यूटर्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रयोग होंगे, वो 100% आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप यही पैसा वहां लगाएंगे, यानी आप कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व कहीं से सुरक्षित नहीं है। इस समय हमारे डिस्कोर्स में चर्चा का विषय ये होना चाहिए, आपको निबंध में अपने लिखना है, अगर आप चाहते हैं बेहतर मार्क्स ले पाना। तो ये सारे विषय जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एक चर्चा और करेंगे पेरियार साहब की 146 जयंती, यानी 146वीं जयंती, बर्थ एनिवर्सरी, और इन सोशल रिफॉर्मर के बारे में एक विस्तृत चर्चा आपके साथ में करूंगा, 2 प्रकार के प्रश्नों को डील करते हुए। आज आपको 2 बातें यहां से सिखाऊंगा। एक तो आपको पता है कि जीएस पेपर 1 हिस्ट्री की यूनिट ही है, कि दूसरी यूनिट अगर आप चेक करें तो 18वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक भारत में जितने भी 18th सेंचुरी के मिड से लेकर के करंट इंडिया में जितनी भी पर्सनालिटी है सिलेबस में लिखा हुआ, तो पर्सनालिटी यानी पेरियार साहब के ऊपर, नायकर साहब के ऊपर। एक तो आपको पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी को पढ़ने का तरीका आज आपको सिखाने जा रहा हूं। पेरियार साहब के बारे में जो कुछ भी आया है, कैसे किसी भी पर्सनालिटी की, अब यही होता है जैसे हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम हर चीज अलग अलग पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से इस पॉइंट को आप कॉपी में लिख लीजिए। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूनिट 2 जीएस पेपर 1, यूनिट 3 जीएस पेपर 1, दोनों में एक में लिखा हुआ 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आज तक की पर्सनालिटी, अगली यूनिट में लिखा स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, और फिर उसमें पर्सनालिटी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल प्ले किया, यानी दोनों यूनिट में पर्सनालिटी है। इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट काम करना है भैया। अब हमें मॉडर्न इंडिया में सारी पर्सनालिटी तैयार कर लेनी है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, और आप उठा करके चेक करेंगे तो सब पर्सनालिटियों पर ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम एक तरफ पढ़ने से बच जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर इतनी सारी पर्सनालिटीज, हम कितना कितना पर्सनालिटी याद करें? आपके मन में ये बात आ सकती है कि हम कितनी पर्सनालिटी याद करें? बिल्कुल सही बात। तो आज मैं वही फंडे जो मैं हमेशा सिखाता रहा हूं और बच्चों को सिखाया भी हूं, आज किसी भी पर्सनालिटी का आपको एनालिसिस करना है, वो चाहे सोशल रिफॉर्मर हो या चाहे वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हो, आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखना चाहिए। पहला, संगठन, यानी उन्होंने क्या कोई संगठन बनाया, संगठन बनाया तो फिर कार्यक्रम कैसे बनाया, कार्यक्रम बनाया तो कार्य पद्धति यानी एग्जीक्यूट कैसे किया, और जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो उनको जन समर्थन कैसे मिला, नेतृत्व के क्या कुछ और लोग भी आए, यानी संगठन, कार्यक्रम, कार्य पद्धति, विचारधारा, जन भागीदारी और नेतृत्व। किसी भी पर्सनालिटी का मूल्यांकन इन्हीं 5 से 6 पॉइंट्स पर होता है। आज मैं रामास्वामी नायकर साहब का 5 से 6 पॉइंट पर ही, कि वो संगठन, कार्यक्रम, कार्य पद्धति, विचारधारा, जन भागीदारी और नेतृत्व, इसी के आधार पर आपको पूरा इनके बारे में जो जानकारी आप इतिहास में पढ़े सब सेट कर दूंगा। तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम एक ही पर्सनालिटी को पढ़ करके और हल्का हल्का सबके बारे में जानकारी रख करके हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। दूसरा,
2014 के बाद 10 साल हो चुका, 24 का पेपर आने वाला है। 2014 में आपसे एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको किस विख्यात नैतिक व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी कि ऐसे कौन से एक एथिकल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। फिर उसके बाद लिखा आपको चूज करना है, यानी आपने चूज कर लिया पेरियार साहब। फिर पूछा था कि उनकी शिक्षाओं का सार, यानी उनकी टीचिंग का एसेंस क्या है, आपको वो बताना है, यानी उन्होंने जो काम किया उसको आपको लिख देना है। और फिर पूछा आपसे कि आप अपने जीवन में उसे कैसे लागू कर पाए। तो जो बच्चे आज रामास्वामी साहब का ये जो मैं कराने जा रहा हूं, तो आप इस एंगल से, यानी उस क्वेश्चन का आंसर भी पूरा का पूरा इनकी पर्सनालिटी, यानी इनको चूज करिए, उनके बारे में हर एक बात मैं बताने जा रहा हूं, आप लिख सकते हैं। इसके साथ एक निबंध भी आया था, और अक्सर इस बीच काफी रिपीट हो रहा हूं। अतीत मानवीय चेतना, अतीत यानी पास्ट, मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम होता है। अतीत यानी ईवी रामास्वामी नेकर साहब, उनकी 146वीं जयंती। मेरे प्यारे बच्चों, ये अतीत का एक उदाहरण, और हम कह सकते हैं उनकी जयंती अगर मनाई जा रही है तो इसका मतलब अतीत मानवीय चेतना और जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम, परमानेंट डायमेंशन होता है। उस निबंध में भी इसको कोट कर लेंगे। तो ये एक समरी हो गई, और ये समरी इसीलिए क्योंकि पूरे एक सप्ताह की समरी आप सबको मैंने देना स्टार्ट किया, अब ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी।